मजदूरों का दिन रात काम करने वाले आनंद साहू जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सिलेक्टेड और इलेक्टेड ऐसे सभी मजदूर प्रतिनिधि भाई और बहनों, आदेश जी और आनंद साहू जी ये दोनों की एक विशेषता है। आदेश जी को तो मैं काफी 30 साल से जानता हूं। उनके मेयर के कार्यकाल में एक भी समस्या तहसील बाजारी वालों की आई नहीं। कोई समस्या आई और हमने फोन किया तो दूसरे दिन हमारा अभिनंदन करने के लिए लोग पहुंच गए, भाई साहब हम आदेश जी को मिले और हमारा काम हो गया। आनंद साहू जी का एक विशेषता है, दिन रात कभी उनको हम फोन करते, भाई साहब किसी को मैं अस्पताल में एडमिट कराने जा रहा हूँ, किसी को पुलिस थाने में मदद कर रहा हूँ, किसी को कोई और मदद करनी है, इसको खर्चा ज्यादा आ रहा है, कई लोगों से मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। मंदिर के काम करने वाले पुजारियों से लेके या सोनी जी है ऑटो वाले को लेके, 3 व्हीलर वालों के लेके, सुबह पेपर डालने वाले जो हॉकर्स है उनके, ऐसे एक एक क्षेत्र का ऐसा कोई आदमी नहीं जुटा होगा जो आनंद जी के क्षेत्र में नहीं मिला और दिन रात काम करते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आज मोदी जी की तारीफ पूरे देश में होती है, भाई कोई भी इसके पहले क्या कम प्रधानमंत्री हुए क्या? अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, काम कैसा भी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलती है, हम गरीबी का उच्चारण करेंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर सब कर नहीं पाते। भाषा तो ये रहती है। मोदी जी क्यों कर पाए? मोदी जी ऐसे वर्ग से आए, ऐसे बैकग्राउंड से आए, ऐसे परिस्थिति से आए, तो मोदी जी गरीबों की संवेदना जानते हैं, गरीबी क्या होती है इसकी व्यावहारिकता जानते हैं। कहीं देश में कहीं भी संकट आ जाए तुरंत वहां सरकार किसकी है और किसकी नहीं है नहीं देखते। क्यों? ये दिन रात जमीन पर खड़े रहकर काम करने वाले प्रधानमंत्री है। वैसे ये लोग हैं। आदेश जी ने कितने दिन से पीछे पड़े थे कि साहू जी अपने को वो मीटिंग करनी है। मेरे पहले 50 दिन के कार्यकाल में मेरे को एक बार मजदूरों को मिलना है, मेरे को कंस्ट्रक्शन वर्कर को मिलना है, मेरे को पेपर डालने वाले वो लोगों की एक अलग से मीटिंग करनी है, क्योंकि सही समाज का प्रतिनिधित्व तो यही होता है। मुझे याद है आदेश जी जब मेयर थे तो एक बार वो आए, इतना बड़ा पद होते हुए बोले, भाई साहब ब्यूसिफ ये जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका काम करने वाली एक कमेटी है, उन अधिकारियों से मुझे कुछ काम करवाने हैं मेरे कार्यकाल में, तो वहां पर मैं प्रतिनिधित्व करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेयर बड़ी बड़ी पोस्टें दूसरी मांगते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मुझे कुछ काम करना है और मेरे कार्यकाल में उनके जीवन का कुछ हुआ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। मेरा कार्यकाल 1 साल का ही है मेयर का, पर मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि जो लोग आने वाले सालों में याद करें। ऐसी मानसिकता वाला कार्यकर्ता जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो जमीन से जुड़े हैं, जो लोगों के सुख दुख जानते हैं। और ऐसे सब लोग जब इस प्रकार के पदों पर आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि भाई हमारे पद का उपयोग इस काम के लिए होना चाहिए। हम काफी दिनों से पार्टी में अंदर हमारी डिमांड चल रही है कि किसान मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, पूर्वांचल मोर्चा है, वैसे एक मजदूर मोर्चा भी होना चाहिए। ये हमने पार्टी से मांगा है, पार्टी उसका निर्णय करेगी। पर आदेश जी ने अपने लेवल पर यह तय किया है कि मेरे कार्यकाल में ये मजदूरों के ऊपर विशेष ध्यान देकर उनकी समस्याओं के लिए स्पेशल सेल बनाकर इन विषयों की चर्चा होगी और लोगों के हम नजदीक जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, उस क्षेत्र में काम करने वाला, ये साहजिक कई बार हमारे पास आते हैं जो तहसील वालों की समस्या लेकर आते हैं और हमने काम कर दिया तो उनका जो फॉलोइंग बढ़ता है। आप सब लोग जब जब आते हैं, हमें मालूम है आप कोई अपना व्यक्तिगत काम लेके नहीं आते कि कभी आए कि सुनी जाए भाई साहब ये ऑटो नहीं, कोई तो भी दूसरे की समस्या के लिए आने वाले आप सब लोग एक सिलेक्टेड प्रतिनिधित्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी का काम जब बढ़ता है, पार्टी का केडर बढ़ता है, जब पार्टी का नेतृत्व आ गया, और नेतृत्व तब बढ़ता है जब उनके फॉलोअर्स का काम होगा। फॉलोअर्स का काम तब होगा जब ऐसी बातें समझने वाले लोग पदाधिकारी बनेंगे,
उनको कुछ नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, इस सब सुख दुखों से वो परिचित होंगे, जो जमीन से जुड़े हुए होंगे, फिर उनके चेहरे पर आपको कठिनाई नहीं दिखेगी कि अरे कितने बार भाई आपकी क्या बात सुनना ना। मैंने एक बार आनंद जी को पूछा, दिन से सुबह से शाम तक इतना शेड्यूल टाइट रहता है, आनंद जी को पूछा आप थकते नहीं है क्या? बोले भाई साहब ऐसा है, हम जिस पद पर बैठे हैं आप लोगों ने हमारा चयन किया है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं। अगर ये नहीं होता तो लोग हमारे पास नहीं आते। अब हमें जो मौका मिला है इसका फायदा इस जनता के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो हम पद पे काय के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छी सोच वाले ये दोनों हमारे कार्यकर्ता है, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंग हम कर रहे हैं। आपके हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है। आज केंद्र में दिल्ली सरकार कैसे भी काम करो, आपने देखा होगा कोरोना के कार्यकाल में दिल्ली का इतना कठिन, रोज के 4-4 हजार पेशेंट आते थे, कंट्रोल नहीं हो रहा था, टेस्टिंग नहीं हो रहा था, टेस्टिंग का खर्चा कितना लग रहा था, बेड्स उपलब्ध नहीं थे। नए बेड्स की उपलब्धता करना, डॉक्टर्स को वहां पर पीपीई किट देना, मास्क देना, कितने किचन चलाए, आप लोग भी तो शामिल थे इस सब काम में, हमारे कार्यकर्ता भी उतरे थे। और उसके बाद दिल्ली का रिजल्ट बदला है। और जब अमित शाह जी ने हाथ में ली कमान तो लोगों को लगा यस अब कुछ तो भी हो सकता है। आपको मैं बताऊं, केंद्र सरकार से जितना पैसा दिल्ली सरकार के लिए आया उसमें से 250 करोड़ रुपया 250 करोड़ रुपया ऐड में खर्चा किया इन्होंने कि भाई ये क्या ऐड करने से लोगों की बीमारी खत्म हो जाएगी क्या? लोगों की जिनाई समस्या ध्यान में लेकर उसके लिए काम करना छोड़कर केवल पब्लिसिटी कर रहे हो। अब थोड़ा कुछ आवाज कम हुआ है, अब रोज के पेशेंट भी कम हुए, अच्छा इलाज भी लोगों का चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में आप सब लोग मिलकर, लोग तो मोदी जी को चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित है। क्यों? इस सब कोरोना के कार्यकाल में दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी रास्ते पर नहीं दिखी, ना कोई आम आदमी पार्टी का एमएलए दिखा, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दिखे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखे, ऐसे आप जैसे स्वयंसेवी संगठनों के लोग दिखे। तो लोगों ने यह परखा है भाई सुख दुख के समय अगर आप हमारे साथ नहीं रहोगे और आप घर में दुबक के बैठ जाओगे, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सब नेताओं को कहा अपनी तो हिफाजत करो, पूरी प्रिकॉशन लो, पर लोगों के बीच में जाना छोड़ो मत। और मुझे कहने में बहुत आनंद है, आदेश जी के नेतृत्व में जो कोरोना के कार्यकाल में काम हुआ है, निश्चित रूप से उसी का एप्रिसिएशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो मीटिंग की उसमें आदेश जी को मौका दिया, वो पूरा देश ने देखा। इसका कारण है दिल्ली में वो काम हुआ है। आनंद साहू जी को भी मैं यही कहूंगा, आप दिन रात इन लोगों के लिए लगे रहते हो, पार्टी का बहुत बड़ा केडर, आप सबको मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। आप सबका ये काम है कि आने वाले दिनों में जो लोग पार्टी से दूर है उनको पार्टी से जोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम आप सब लोग हैं। आपके कारण ही पार्टी बढ़ेगी, पार्टी के कारण ही हमारे सब नेताओं की ताकत बढ़ेगी, और इसी ताकत के आधार पर देश को जिस ओर ले जाना है उस दिशा में हमारा मार्ग प्रशस्त होने वाला है। हम सब लोग जानते हैं चाइना को इस प्रकार के पीछे हट आज तक कभी हुई नहीं थी, यह देश में पहली बार हुआ है। पूरे विश्व में एक पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, दो देश छोड़कर पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा रहा। जो रशिया को ऑर्डर देकर 1 साल पहले ऑर्डर देना पड़ती है, वो रशिया ने कह दिया राजनाथ सिंह जी को आपकी ऑर्डर नहीं आई तो भी आपके लिए हम सामान तैयार है, आपको हम देने को तैयार है। अमेरिका ने जहाज खड़े कर दिए। ये क्या है? चाइना के अपने आप चला गया क्या मोदी जी का चेहरा देखकर? मोदी जी ने तो लेह लद्दाख जाकर उनको इशारा दे दिया कि भारत सैन्य बल में कम होगा, शस्त्रास्त्र कम होंगे, पर हमारा हौसला बहुत बुलंद है, हमारे जवान बहुत बुलंद है। तो ये ताकत उनके मन में क्यों आई? आप और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके कारण आई, और इसलिए उनका पूरा विश्व में आज सम्मान हो रहा है। ज्यादा बात ना करते हुए आनंद जी को मैं और एक बार कहूंगा कि आदेश जी के पहले आप अपना भाषण पूरा करो, आदेश जी भी आपको मार्गदर्शन करेंगे।
आप एक दूसरा कार्यक्रम होने के कारण मैं आप सबकी अनुमति लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री श्याम जाजू जी को जाना है। आपने बहुत ही सारगर्भित अपनी वेदना जो मजदूरों के प्रति और किस तरह से संघर्षशील पार्टी के अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। आप सबको थोड़ा सा मर्यादा में रहिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। अभी बीमारी गई नहीं है, इसीलिए ध्यान रख के स्वास्थ्य की चिंता करना है पहला। और बहुत सारे प्रधान मैं देख रहा हूँ जिनका नाम अभी रमेश कुमार जी हैं, काले प्रधान जी हैं, उधर घरेलू कामगार के नरेंद्र कुमार आए हैं, खड़े हुए नरेंद्र, हाँ घरेलू कामगार संघ उसके भी महामंत्री आए हैं, और भी लोग हैं जिनका नाम छूट रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज अध्यक्ष जी आप लोगों की व्यथा भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पहले अगर हो सके तो हम आपके 3-4 लोगों का व्यथा सुनेंगे, जिसमें टैक्सी वालों का, रेहड़ी पटरी वालों का, तहबाजारी वालों का, ई रिक्शा वाले का, ऐसा फोटोग्राफर्स का, यानी सोशल मीडिया फोटोग्राफर, इस टाइप के 4-5 लोगों का, फिर बाकी जो है जिनका जो ग्रीवांस है, क्योंकि बहुत बृहद विषय है, असंगठित क्षेत्र का पहला संवाद है। अब सीरीज ऑफ संवाद होगा, हर एक सेक्टर वाइज संवाद करेंगे। जैसे टैक्सी वाला तो केवल टैक्सी वालों के साथ संवाद, ऑटो वाला तो केवल ऑटो वालों के साथ संवाद, घरेलू कामगार तो घरेलू कामगारों के साथ संवाद, न्यूज़पेपर हॉकर, कहाँ गए प्रधान जी हैं न्यूज़पेपर हॉकर वाले, न्यूज़पेपर वाले खड़े हो जाइए, कहाँ हैं? अच्छा इधर खड़े हैं, बस वहीं रहिए, ठीक है। तो ऐसे सारे सेक्टर का आपका एक सेक्टर वाइज संवाद करेंगे, और भी जो संस्था वाइज जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं या अलग अलग सेक्टर के जो लोग वर्कर हैं, उनके भारी संख्या है लोग, उनको बकायदा रजिस्टर करेगी पार्टी और उनको बकायदा पार्टी में सदस्यता भी दिया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान भी होगा। और नियम कायदे जहां एमसीडी की बननी है वहां एमसीडी को बनवाया जाएगा, और जहां दिल्ली सरकार का उसको दिल्ली सरकार को भी ऐसा मजबूर किया जाएगा कि उनके लिए कानून बनाए, उसका एक्सप्लॉयटेशन बंद करें। मैं अध्यक्ष जी के आदेश से मैं चाहूँगा कि अगर वो जिस प्रकार से सुनना चाह रहे हैं, अगर पहले उनकी व्यथा सुन के फिर उनका बात रखेंगे तो शायद ये जो सीधा संवाद है, जमीनी संवाद, उसका नतीजा जो है पूरे आगे तक जाएगा। तो मैं एक एक करके ये माइक आप कोई आप दे दीजिए राहुल, पहले आप राजेंद्र सोनी जी को दीजिए, टैक्सी वालों का जी। राहुल अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदेश किया है कि पहले वो अपना थोड़ा सा विषय रख लेंगे, उसके बाद संवाद करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, बहुत बड़ा दिन है आज का। जी थैंक यू। हमारे साथी और असंगठित क्षेत्र में लगातार उनकी चिंता करने वाले ऐसे आनंद साहू जी और यहाँ उपस्थित असंगठित क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रतिनिधि, एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी साथीगण, हम सब जानते हैं कि जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी ने कहा है, थोड़ा संक्षेप में मैं आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने संसद पर जब सबसे पहले कदम रखा तो उन्होंने अपना माथा टेका और ये कहा था कि ये सरकार हमारी गरीबों को समर्पित सरकार होगी। देश की 130-25 करोड़ की आबादी है, उसके लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन
एक देश का प्रधानमंत्री जो ये संसद की ढेरी पर ये बात कहता है संकल्प के साथ कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, तो इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है। और उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी आर्थिक समावेश का जो कार्यक्रम जनधन योजना जो चलाया उन्होंने, उसका अगर देखा जाए तो लाभ अब मिलना शुरू हुआ है। जब हम देखते हैं कि कोई योजना का अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में होता है, तो जो पहले बिचौलिए होते थे, आपने बहुत पहले सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने पब्लिकली ये एडमिट किया था कि हम कोई पैसा सरकार की तरफ से भेजते हैं तो 1 रुपया भेजते हैं और वो पैसा वहाँ जाते जाते 15 पैसे हो जाता है, तो यानी 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी फैसले से कि जनधन योजना के अंतर्गत पहली बार देश के अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट खोले गए गरीबों के, जो बैंक की डेयरी तक नहीं पहुंचते थे, बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचते थे। सरकार अगर कोई योजना उनके लाभ के लिए लाती थी तो वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। आज दिल्ली के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, यूनियन थी, और उस यूनियन के माध्यम से हमारे श्रमिक भाई बहन जुड़े रहते थे। लेकिन आज जैसे जैसे सामाजिक परिवेश बदला है, दिल्ली में जहां एक और फैक्ट्रियां कम हुई है, यूनियन भी कम हुई है, लेकिन वहीं जो बहुत बड़ा वर्ग है वो असंगठित क्षेत्र का बढ़ गया है। रेहड़ी पटरी, हॉकर्स, इतनी बड़ी संख्या में घरेलू कामगार करने वाले भाई बहन, इतनी बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कोई यूनियन नहीं है उनकी, बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के लिए आए जो सर्वेंट क्लास की नौकरी करने वाले हमारे भाई बहन, और इनकी तादाद दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी है, क्योंकि दिल्ली एक रोजगार देने का बहुत बड़ा केंद्र है। इस कारण से हर राज्य से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हर राज्य से यहाँ प्रवासी मजदूर के रूप में अलग अलग प्रोफेशन करने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे में किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके आवास की सुरक्षा और उनके सभी तरह के हितों का ध्यान रखना जिम्मेदारी होती है, सरकार का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सीएजी की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनके लेबर वेलफेयर का फंड लगभग 3200 करोड़ रुपया जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल के साथ सेस अकाउंट से सेस के रूप में काटा जाता है, और वो दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा गबन किया है, बहुत बड़ा घोटाला किया है। 3200 करोड़ रुपया जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर इंतजाम के लिए, वहाँ जहाँ वो रहते हो वहाँ सीवर लाइन हो, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, उनकी मेडिकल फैसिलिटी हो, इसके लिए ये खर्च होना था। और ये पैसा बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये पैसा उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिप्लॉयमेंट किया दिल्ली सरकार में, उनकी सैलरी देने के लिए किया। इससे शर्म की बात, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। जो सरकार ये कहती हो कि हम आएंगे तो हम झुग्गी झोपड़ी वालों का ख्याल रखेंगे, हम उनके लिए, गरीबों के लिए तमाम स्कीम चलाएंगे, लेकिन वही सरकार 3200 करोड़ रुपया उनका पैसा जो उनके लिए था, जो मजदूरों के लिए था, जो श्रमिक भाई बहनों के लिए था, उस पैसे का उन्होंने मिसयूज किया। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए इसलिए बताता हूँ कि कितना कंसर्न है, कितने वो गंभीर है, कितने सीरियस हैं।
ये इस बात के लिए आपको बताना चाहता हूं कि जब वो लेबर के पैसे को मिसयूज कर सकते हैं तो जो उन्होंने वादे किए वो कहां तक वो खरे उतरेंगे। आज जब कोरोना संकट है, मैं समझता हूं कि आज बहुत बड़ी जरूरत है जो हमारे साप्ताहिक बाजार वाले हैं। हमने कहा हम जो डीडीएम में है, जिस तरह से पैंडेमिक है, महामारी है, तो साप्ताहिक बाजारों को जब धीरे धीरे हम लॉकडाउन की प्रक्रिया में आ गए तो उनको भी धीरे धीरे हमें अनुमति देनी चाहिए, चाहे संख्या के आधार पर दें कि भाई पहले अगर 200 लोग बाजार लगाते थे, अभी 100 लगा लो, आप अगले हफ्ते वो 100 लगा लेंगे दूसरे। कुछ भी तरीका ऐसा निकाला जाना चाहिए जो साप्ताहिक बाजारों को, जो बहुत बड़ी रोजी रोजगार उनके लिए है, वो आज भुखमरी के कगार पर है या फिर संकट में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सेवा का काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा राशन के पैकेट, 1 करोड़ से ज्यादा भोजन के पैकेट, बने बनाए खाना, 32 लाख से ज्यादा राशन की किट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटी है। और तमाम संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, चाहे सेवा भारती हो, आर्य समाज हो, सनातन धर्म सभा हो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये तो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, मजदूर मदद करने के लिए आज भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो रोजगार है वो जारी रहना चाहिए। अगर संकट है तो सीमित संख्या में हो, लेकिन उसका कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए। बाकी जो समस्याएं आप लोग रखेंगे, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आज इस मंच से कि भारतीय जनता पार्टी असंगठित क्षेत्र के जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी लोग हैं इस दिल्ली में, मैं समझता हूं लाखों की संख्या में उनके हितों का ध्यान हमेशा भारतीय जनता पार्टी रखेगी। और उनके हितों के लिए चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े और जितना भी हमें समय देना पड़े, उसके लिए हम उसको देंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ हम काम करेंगे। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी गरीब से गरीब भाई के रोजगार के लिए उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे वो कारपोरेशन हो या जहां पर भी अगर लड़ाई लड़नी पड़ी और जहां आदेश देना पड़े, निगम को भी अगर कुछ इसमें परिवर्तन करने की जरूरत होगी वो भी हम करेंगे। जो वेंडर्स ये बननी थी टीवीसी, वो भी हम बनवाएंगे, जो दिल्ली सरकार ने बहुत दिनों से उसको पेंडिंग में डाला हुआ है। इस कोरोना पैंडेमिक में जो काम रुका है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और आपकी समस्याओं के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की यूनिट पूरी लामबंद एकजुट के साथ खड़ी है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ ईमानदारी के साथ आपके संघर्ष को लड़ेंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और इसके साथ जो डे टू डे समस्याएं आती हैं उसके साथ भी हम प्रदेश कार्यालय में एक सहयोग सेल स्थापित करने वाले हैं। जो कभी भी कोई समस्या आए तो उस समस्या का समाधान इस प्रदेश कार्यालय से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपनी जो बातें हैं, ग्रीवेंस है, उसको संक्षेप में कहेंगे तो मैं आनंद साहू जी से कहूँगा कि आप कोई कार्यकर्ता हो उसको लिख ले और लिखने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके क्या क्या समाधान निकल सकते हैं। जैसे भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एक बात आई थी कि हमारे जितने भी टैक्सी कैब के लोग हैं उनके चालान बहुत हो रहे हैं। मैं अभी पुलिस कमिश्नर से मिलूंगा और उनको कहूँगा कि इस समय उनको जो चालान है उनको वेवाफ किया जाए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान कहाँ से हो सकता है, उसकी लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।